सुनो भैया, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी, जीडी, चाहे रेलवे क्लर्क में फार्म डाला हो, तो जिन्होंने आर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अर्थशास्त्र में जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ध्यान से सब लोग व्याख्या सुनियो, ठीक। पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं कि पहले हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, ठीक। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी हमारी? विकसित नहीं है, कैसी है? विकासशील है। ये ध्यान रखना, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील है। विकसित अलग होता है, विकासशील अलग होता है। अब जैसे हैती एक देश है, हैती बहुत ज़्यादा भुखमरा देश है। वहाँ कंडीशन है, कल हमने एक वीडियो में देखा था कि वहाँ के लोग मिट्टी को छान कर उससे रोटी बनाते हैं, उस रोटी को खाते हैं। तो वो विकसित देश थोड़ी ना है, वो तो बहुत अल्पविकसित या पिछड़े देश में आएगा। हम विकासशील हैं, यानी विकसित की ओर बढ़ रहे हैं। इसी वजह से भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, कि जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र का भी पैसा लगा हो, यानी गवर्नमेंट भी अपना पैसा लगाती है, तथा प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र भी अपना पैसा लगाते हैं। कोई डाउट तो नहीं? भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है, तो यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र भी अपना पैसा लगाते हैं और निजी क्षेत्र भी यानी प्राइवेट सेक्टर भी अपना पैसा लगाते हैं, पूंजीवादी लोग भी अपना पैसा लगाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि भारत सरकार ही अपना पैसा पूरा क्यों नहीं लगाती? इतना भारत के पास पैसा नहीं है सरकार के पास, इसी वजह से तो हम लोग विकासशील हैं। अरे भारत सरकार के पास पूरा 100% पैसा लगाने को हो तो लगा ना दे, इसीलिए हम विकासशील हैं। तो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है भैया? मिश्रित। अब एक क्वेश्चन ऐसे आता है, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व यानी मिलान कौन सी अर्थव्यवस्था को जन्म देता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को जन्म देता है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स, इनको मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। जॉन मेनार्ड कीन्स को मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। और जब भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी, कौन सी पंचवर्षीय? दूसरी, जिसका मॉडल किसने तैयार किया था? पीसी मालनोबिस ने। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था का पालन किया था। एक क्वेश्चन आ चुका है कि किस पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी। कैसे अपनाई गई थी? वहाँ पर गवर्नमेंट ने भी अपना पैसा लगाया था और प्राइवेट कंपनियों ने भी पैसा लगाया था। वहाँ पर भिलाई इस्पात केंद्र लगाया गया, राउरकेला इस्पात केंद्र लगाया गया, दुर्गापुर इस्पात केंद्र लगाया गया। तो जो इस्पात केंद्र लगे उसमें गवर्नमेंट ने भी कुछ पैसा दिया और कुछ प्राइवेट सेक्टर ने भी पैसा दिया। क्लियर है भाई? आगे आ जाओ। पहले अर्थव्यवस्था के प्रकार समझ ले, बातचीत ना करो। एक होता है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। ध्यान सुनना, ये पढ़ाई नहीं हमने अभी। पूंजीवादी का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, इसमें निजी संपत्ति का अधिकार होता है। जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था होती है, कौन सी अर्थव्यवस्था? मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जो होती है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है, तो आप बताएंगे कि जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वहां पर मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। मुक्त बाजार क्या होता है? जहां खुले बाजार में वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता हो, खुले बाजार में, वो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसमें निजी संपत्ति का अधिकार ज़्यादा शामिल होता है। किस संपत्ति का? निजी संपत्ति का। यहाँ सार्वजनिक संपत्ति का नहीं, सरकारी संपत्ति का नहीं, यहाँ निजी संपत्ति का अधिकार ज़्यादा शामिल होता है। एक और सुन लो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसको माना जाता है? तो एडम स्मिथ को माना जाता है। किसको? एडम स्मिथ को माना जाता है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशंस था। क्या पुस्तक का नाम था? वेल्थ ऑफ नेशंस। आगे आ जाओ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था कहलाती है। और यहाँ पर निजी संपत्ति का अधिकार ज़्यादा होता है। यहाँ खुले बाजार में यानी ओपन मार्केट में वस्तुओं का मूल्य निर्धारण होता है। आगे आ जाओ।
तो समझ मांगी, पूंजीवादी और मिश्रित। अब तीसरी अर्थव्यवस्था मैंने कौन सी लिखी है? समानांतर अर्थव्यवस्था। बहुत सही। समानांतर अर्थव्यवस्था क्या है? समानांतर अर्थव्यवस्था उसको बोलते हैं या उस देश में आ जाती है जिस देश में काले धन का प्रयोग ज़्यादा होता है। ब्लैक मनी का जहाँ पर ज़्यादा प्रयोग होगा उस देश की अर्थव्यवस्था समानांतर अर्थव्यवस्था बन जाएगी। काला धन उसे बोलते हैं जिस धन को कर से वंचित कर दिया जाए, यानी जिस धन पर टैक्स ना लगाया जाए। तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए हैं, तुम केवल 20 करोड़ का टैक्स देते हो, 80 करोड़ का टैक्स नहीं देते हो, तो भारत सरकार के लिए वो 80 करोड़ रुपए आपका ब्लैक मनी कहलाएगा। होंगे ओरिजिनल नोट, नकली नोट नहीं हुए हैं। तो समानांतर अर्थव्यवस्था क्यों उत्पन्न होती है, किस कारण उत्पन्न होती है? जो रुपया कर से क्या रह जाता है, वंचित। जिस मुद्रा पर, जिस संपत्ति पर हम कर नहीं लेते हैं, वहीं पर समानांतर अर्थव्यवस्था होती है। आगे सुनो, समानांतर अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए ही भारत सरकार ने समय समय पर क्या की? नोटबंदी की। क्या की? नोटबंदी या विमुद्रीकरण किया। नोटबंदी या विमुद्रीकरण इस वजह से किया कि जो ब्लैक मनी होगी वो हमारे पास आ जाएगी। तुमने अपनी संपत्ति 20 करोड़ दिखाई, 100 करोड़ तुम्हारे पास थी। अब जब तुम बैंक में पहुंचे कि साहब 80 करोड़ रुपया और बदल लो, तो हम तुमसे पूछती हैं कि तुम्हारे पास 80 करोड़ कहाँ से आए हैं? अगर आए हैं तो इनका पहले टैक्स जमा करो, उसके बाद बचा हुआ पैसा ले जाओ। तो इसी वजह से बीच बीच में हमें विमुद्रीकरण करना पड़ता है। इसी वजह से हमने 8 नवंबर 2016 को भी हाल ही की बात करें तो विमुद्रीकरण किया था, जिसमें 500 के और 1000 के नोटों को बंद कर दिया था। और उस समय वित्त मंत्री कौन था? अरुण जेटली थे। क्लियर है भाई? इसी वजह से हमने समानांतर अर्थव्यवस्था हमारे देश में उत्पन्न न हो। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का हस्तक्षेप ना हो। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का हस्तक्षेप ना हो। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का हस्तक्षेप का मतलब है कि हमारे पास विदेशों का कोई मुद्रा ना आए। जैसे मान लीजिए भारत में क्या चलता है? रुपया। अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है। जब हम आयात निर्यात नहीं करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हमारे पास आएगा? नहीं आएगा ना। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। बंद अर्थव्यवस्था की एक परिभाषा और पूछी जाती है कि जहां पर आयात और निर्यात पूरी तरीका से बंद हो, वहां पर कौन सी अर्थव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी? बंद अर्थव्यवस्था बंद हो जाएगी। वहां पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा आएगी ही नहीं, जब हम बेचेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं। ठीक, आगे आ जाओ। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पहले समझो। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? 3, वैसे है तो 5, ठीक, लेकिन हम 3 की बात करें, इनकी डिटेल और बताएं। पहली बार, पहला कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र। ध्यान से नोट कर लेना क्योंकि दिखाना ही किताबों में कुछ पॉइंट। प्राथमिक क्षेत्र जो है उसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र वो होता है जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, यानी जितनी भी खेती है या वानिकी का मतलब जंगल हैं, आपका मछली पालन है, आपका खनन है, ये सारे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि का योगदान सर्वाधिक है। जब हम आज़ाद नहीं थे तो 1947 से पहले भारत की जीडीपी में, यानी सकल घरेलू उत्पाद में, सर्वाधिक योगदान किसका था? प्राथमिक क्षेत्र का था, कृषि का था, लमसम 53 से 54%। अब आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद हमारे यहाँ उद्योगों का निर्माण होने लगा। उद्योगों का जब निर्माण होने लगा तो भारत की जीडीपी में इसका योगदान कम हो गया। अब किसका योगदान हो गया? तृतीयक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का योगदान हो गया भारत की आय में, यानी जीडीपी में। बात पल्ले पड़ी? पहले हम कृषि प्रधान थे, आज भी कृषि प्रधान हैं, लेकिन तब हमने सेवाएं नहीं शुरू कर पाई थी। आगे सुनो, द्वितीय क्षेत्र उनको बोलते हैं जो प्राथमिक, हाँ सॉरी, इसमें एक पॉइंट और रह गया है। प्राथमिक क्षेत्र में जो श्रमिक कार्य करते हैं उनको रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेड कॉलर इस वजह से कहते हैं, पता नहीं कब बरसात हो जाए, कब बाढ़ आ जाए, हमारा रोजगार छूट जाए। रेड कॉलर हैं, यानी रेड क्रॉस में चल रहे जी लोग। दूसरा मैंने कौन सा क्षेत्र लिखा है? द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें जितनी भी फैक्ट्रियां हैं या उद्योग धंधे हैं वो सब आते हैं।
सेकंड परिभाषा ये रहेगी कि ऐसे क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करते हों वो द्वितीयक क्षेत्र कहलाते हैं। भाई खुद ही सोचो, जब तक गन्ना नहीं होगा तब तक चीनी फैक्ट्री कहाँ से लगेगी? खुद ही सोचो, जब तक आलू नहीं होगा तब तक चिप्स की फैक्ट्री कहाँ से लग जाएगी? तो प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र कौन है? जो प्राथमिक पर डिपेंड करे, जो कच्चे माल पर डिपेंड करे। ठीक, अच्छा एक और सुन लो भाई। अब आ जाओ तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र। ये आदि लोगों को पल्ले नहीं पड़ता। तृतीयक या क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र क्या करता है? जैसे मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र में आलू है, आलू हमने क्या बनाया? चिप्स बनाया किसी फैक्ट्री में, और भाई उस चिप्स को हमें सर्कुलेट भी तो करना है, पब्लिक तक पहुंचाना भी तो है। जब तक पब्लिक तक पहुंचेगा नहीं तब तक भाई भारत की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी नहीं। इसी वजह से भारत की राष्ट्रीय आय में अंतिम उत्पादक वस्तु जोड़ी जाती है, यानी आलू का मूल्य नहीं जोड़ा जाएगा। आलू से चिप्स बना और वो चिप्स ग्राहक को मिला तो इस ग्राहक का मूल्य जोड़ा जाएगा। तृतीयक क्षेत्र क्या करता है? इस चिप्स को सब जगह पहुंचाएगा। किसके द्वारा पहुंचाएगा? लोक प्रशासन के द्वारा, परिवहन के द्वारा, संचार, चिकित्सा, जितनी वित्तीय सेवाएं हैं, आपकी बैंकिंग है, आपकी बीमा सेक्टर हैं, ये सब आपके तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र में आते हैं। बात पल्ले पड़ गई? सेवा क्षेत्र। आगे सुनो, सेवा क्षेत्र में जो श्रमिक काम करते हैं उनको व्हाइट कॉलर श्रमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट कॉलर श्रमिक। और द्वितीय क्षेत्र वालों को ब्लू कॉलर कहा जाता है और प्राथमिक वालों को रेड कॉलर कहा जाता है। आगे सुनो, भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है? इस समय सेवा क्षेत्र का है। हम यहाँ से बहुत आय अर्जित कर रहे हैं, कुल मिला के समझ लो बहुत ज़्यादा आय। अब कृषि से इतना नहीं रह गया है, अब हम जो थर्ड क्षेत्र है उससे ज़्यादा अर्जित करते हैं। अगला, हमने बात करी थी कृषि क्षेत्र की। कृषि क्षेत्र हमारा कौन सा है? प्राथमिक है। ठीक, इसके बारे में कुछ पॉइंट समझ लो। अब कृषि क्षेत्र को ज़रा डिटेल से समझो। 1937 में हमने एक मार्क एक्ट लागू किया। एक मार्क एक्ट क्या होता है? एक खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता बताता है। जैसे किसी खाद्य वस्तु पर, बिस्कुट के पैकेट पर एक मार्क एक्ट लगा हुआ है तो समझो वो वस्तु खाने योग्य है और बढ़िया वस्तु है। ठीक, आगे सुनो, भारत में सर्वाधिक कृषि साख, कृषि साख का मतलब हुआ कृषि की वैल्यू, कृषि की इज्जत वाणिज्य बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक कृषि साख कौन उपलब्ध कराता है? जो भारत में वाणिज्य बैंकें हैं, व्यापारिक बैंकें हैं, वो उपलब्ध कराती हैं सर्वाधिक कृषि साख। समझ गए? तीसरा, कृषि क्षेत्र पढ़ रहे भी लोग, प्राथमिक हम लोग। कृषि साख का मतलब होता है कृषि की वैल्यूशन, कृषि की वैल्यू बढ़ाना। ठीक, अगला सुनो भाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य को क्या बोलते हैं? MSP। आपको मालूम होगा दिल्ली बॉर्डर पर जय के लिए आंदोलन बहुत हो, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को बोलते हैं MSP। ध्यान सुनना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और इसका निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। जो आवश्यक खाद्य वस्तुएं हैं उन्हीं के लिए भारत में ज़्यादातर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। जैसे आपका धान हुआ, आपका गेहूं है, इस प्रकार की आपकी गन्ना है। ठीक, आगे सुनो, वह मूल्य, अब जरा ध्यान सुनना, ऐसे भी क्वेश्चन आया MSP को, वह मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न क्रय करती है। आप जाते हो कहाँ, सोसाइटी कहाँ खरीदा जाता है गेहूं वगैरह, जाते हो मंडी में, तो अब उसमें क्या होता है? वह मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न क्रय करती है, खरीदती है, उसी को क्या बोलते हैं? MSP बोलते हैं। कि 2000 रुपया प्रति कुंटल हम गेहूं खरीदेंगे, इसका मतलब ये हुआ 2000 से कम में अब कोई नहीं खरीदेगा। बाहर का जो व्यापारी वो भले 2100 में खरीदे लेकिन 2000 से कम में नहीं खरीदेगा। ठीक, आगे सुनो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कृषि उपजों के, सुन लो भाई, बातचीत ना करो, बहुत बढ़िया लिखो है। कृषि उपजों के विपणन कार्य हेतु, विपणन माने व्यापारिक लेन देन, कार्य हेतु सहकारी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? तो ध्यान रखना, कृषि उपजों के विपणन कार्य हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था कार्य करती है जिसका नाम क्या है? नाफेड। क्या नाम है? नाफेड है।
और नाफेड क्या करती है? नाफेड का पहले फुल फॉर्म समझ लो। नाफेड का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। क्या नाम है? राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। और ये हर फसल के लिए काम नहीं करती है। नाफेड वो संस्था है जो कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान का कार्य करती है। व्यावसायिक फसलें जो हैं, व्यावसायिक फसलें कौन सी हैं? जैसे कपास है, जूट है, गन्ना है, चाय है, तंबाकू है। इन फसलों को उचित मूल्य प्राप्त हो जाए। ऐसा ना हो ये फसलें मान लो बहुत मात्रा में उत्पादन हुआ और पता चली बहुत कम रेट में जाएं, तो ऐसा ना हो। तो व्यावसायिक फसलों पर काम करने का कार्य किसका है? सुनो, नाफेड का कार्य है भाई, सुन लो। और नाफेड की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1958 को। एसएससी में और रेलवे में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर क्वालिटी नहीं पूछे हैं। व्यावसायिक फसलें समझ गए, जिनका उत्पादन केवल हम व्यापार करने के लिए करते हैं। ठीक, अब आगे सुनो। इसी प्रकार से एक संस्था और है ट्राइफेड। कौन सी है? ट्राइफेड। ट्राइफेड संस्था क्या करती है? भारतीय जनजाति सहकारी विपणन संघ। इसका पहले फुल फॉर्म है भारतीय जनजाति सहकारी विपणन संघ। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1987 में। क्लियर? ये संस्था क्या करती है कि जो जनजातीय लोगों द्वारा तैयार वस्तुओं को अच्छा मूल्य प्रदान करने की कोशिश करती हैं। जो अपने यहाँ जनजाति लोग रहते हैं, उन्होंने जो वस्तुएं तैयार की हैं उनको अच्छा मूल्य प्रदान हो जाए। तमाम जनजातीय शिल्प हैं, ठीक, तो उनके लिए कौन संस्था काम करेगी? ट्राइफेड। और जो व्यावसायिक फसलें उनके लिए कौन काम करेगी? नाफेड। ठीक, अगला आ जाओ। एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। स्थापना कब की है हम लोग? 1965 में। इसका काम यह है कि अन्न का बफर स्टॉक बनाना। अन्न का बफर स्टॉक का मतलब होता है भंडारण आवश्यक खाद्य वस्तुओं का। एफसीआई क्या करती है? आवश्यक खाद्य वस्तुओं का भंडारण करती है। वो तुम्हारा अनाज खरीदती है। आवश्यक वस्तुओं में आपका गेहूं हो गया और आपका चावल हो गया, ये आवश्यक वस्तुओं में आती हैं। तो इनका भंडारण बनाने का कार्य किसका है? एफसीआई का है, भारतीय खाद्य निगम का है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है। अगली हम संस्था की बात करें, अगली संस्था हमने कई बार पढ़ाई भी है, नाबार्ड। हिंदी में नाम है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक क्या करती है? इसका अंग्रेजी नाम समझ लो। इनका मतलब नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसका स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसकी स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। ये बैंक जो है इसके बारे में समझ लो, कृषि क्षेत्र की, कृषि शाख की सबसे बड़ी संस्था है। यानी कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड है, जो लोन वगैरह आपको दे देती है, दुनिया भर की कृषि योजनाओं में आपको छूट देती है। वो काम किसका है? नाबार्ड का है। बात पल्ले पड़ी। अब हम बात करते हैं जो दूसरा हमारा क्षेत्र है, जिसको द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र का नाम क्या है? उद्योग क्षेत्र। इसके बारे में समझो। हमने पहली औद्योगिक नीति कब बनाई? 1948 में। औद्योगिक नीति इस वजह से बनाई जाती है ताकि उद्योगों का विकास हो सके। और इसको किसने बनाया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। यहाँ तक तो सबने पढ़ा, तीसरी लाइन शायद ना पढ़ी हो, तुमने पढ़ी नहीं हुई है। तीसरी लाइन मैंने लिखी है कि भारत में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई थी। ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली औद्योगिक नीति जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1948 में बनाई, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई जाए? मिश्रित एवं नियंत्रित। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि अब जो उद्योग हैं उनमें इंडियन गवर्नमेंट भी पैसा लगाए और प्राइवेट जो पूंजीपति लोग हैं उनको भी आमंत्रित किया जाए, वो भी पैसा लगाएं। ये पहली औद्योगिक नीति का उद्देश्य था, इसी वजह से अपनाई गई थी। आगे आओ, समय बदला भैया। फिर क्या हुआ? दूसरी औद्योगिक नीति आई।
दूसरी औद्योगिक नीति में संयुक्त क्षेत्र का विचार किया गया। संयुक्त क्षेत्र का, कृषि के साथ साथ उद्योग भी विकसित किए जाएं, सेवाएं भी विकसित की जाएं, रोजगार भी विकसित किए जाएं। तो दूसरी औद्योगिक नीति जो 1956 में आई थी, इसका उद्देश्य था कि हमें संयुक्त क्षेत्र का विकास करना है, केवल उद्योगों का नहीं, उसके साथ हमें कृषि का भी करना है, रोजगार का भी करना है, सेवा का भी करना है। भारत में नई औद्योगिक नीति कौन लेके कब आई? 1991 में आई। कब आई? 1991 में। तब प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिंह राव थे। और उस समय वित्त मंत्री कौन था? मनमोहन सिंह थे। ठीक भाई। तो पहली आई 1948 में, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात हुई। दूसरी आई 1956 में, जिसमें संयुक्त क्षेत्र के विकास की बात हुई। और तीसरी आई 1991 में, जो नरसिंह राव की सरकार में आई। ठीक। इस नीति का उद्देश्य था कि भारत की मुद्रा का मूल्य बढ़ाना और भारत में औद्योगिकरण स्थापित करना, ताकि विदेशी कंपनियां आएँ, पैसा लगाएं, विदेशी कंपनियां आएँ और पैसा लगाएं। इसी वजह से यहाँ पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने क्या किया कि मुद्रा का मूल्यन कर दिया था, रेट गिरा दिया था, ताकि विदेशी लोग ज़्यादा पैसा यहाँ पर आकर निवेश करें। अगली संस्था की हम बात करते हैं BIFR। इसको हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। और इसकी स्थापना कब होती है? 1987 में। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना 1987 में होती है। और इस संस्थान का कार्य है, जो उद्योग मर चुके हैं, जो बर्बाद होने के कगार पर हैं, उनका पुनः निर्माण किया जाए। लिखा है कौन सा? वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। उनको थोड़ी आर्थिक सहायता देकर जो कुटीर उद्योग हैं या वैसे उद्योग हैं, उनको पुनः जीवित किया जाए। ठीक। अगला, आबिद हुसैन समिति बनाई गई। औद्योगिक क्षेत्र पढ़े ना, तो आबिद हुसैन समिति किसके लिए बनाई गई थी? कि लघु उद्योगों का विकास किया जाए। और ये समिति का गठन कब किया गया? 1995 में। तो ध्यान रखना, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों के विकास के लिए गठित की गई 1995 में। अगला, भारत में प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर में लगाई गई। और प्रतापपुर कहाँ पड़ता है? तो देवरिया में पड़ता है। ठीक। अगला, भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना 1818 में पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया। पहला सूती वस्त्र कारखाना 1818 में पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया। इसी प्रकार उद्योगों के विकास के लिए हमने और काम किए। हमने एक मीरा सेठ समिति बनाई। मीरा सेठ समिति ने क्या किया? हथकरघा उद्योग जो हैं उनका विकास, यानी हैंडलूम उद्योगों का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए हमने मीरा सेठ समिति बनाई। इसके बाद हमने क्या किया कि एक हम एक्ट लेके आए, जिसका नाम रखा सूक्ष्म लघु और मध्यम विकास एक्ट। सूक्ष्म लघु और मध्यम विकास एक्ट। और इसकी स्थापना हमने कब की? 2006 में की। और इसके द्वारा क्या हुआ कि जो सूक्ष्म लघु उद्योग हैं, जैसे अगरबत्ती बनाना है, माचिस बनाना है, तमाम सूक्ष्म उद्योग हैं, इनको पुनः जीवित किया जाए, इनका उत्थान किया जाए। बात पल्ले पड़ गई सबके? कोई डाउट तो नहीं? नोट करे हो? अब पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे वीडियो शुरू कराएं। बंद कर दिया।